हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी की एक पाठ योजना बनती कैसे है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी की पाठ योजना। ये देखिए हिंदी की पाठ योजना। सबसे पहले आपको पाठ योजना क्रमांक डालना है, आपके जो भी क्रमांक का हो। उसके बाद में आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे छात्राध्यापिका का नाम, महाविद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विद्यालय। इसके अंतर्गत महाविद्यालय के नाम में जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत है उस विद्यालय का नाम डालना है, और जो इधर विद्यालय दिया है उसमें जहाँ पर भी आपकी इंटर्नशिप लगी है उस स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद में कालांश का मतलब जिस नंबर के ऊपर आप पीरियड ले रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी ले रहे हैं वो कालांश वहाँ पर डालना है। समय इसमें 30 मिनट या 45 मिनट का होगा। ऐसी सबसे पहले आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद में आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का तात्पर्य यह होता है कि जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको उद्देश्य लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ आप हिंदी यह सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे वो हिंदी के लिखे जाएंगे, हिंदी विषय के लिखे जाएंगे। पूरे होल हिंदी, पूर्ण हिंदी विषय के यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। यह सामान्य उद्देश्य साधारणतः 15 लिखे जाते हैं। ये देखिए, ये जो सामान्य उद्देश्य है ये पूरे 15 लिखे जाते हैं सामान्य उद्देश्य। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि आप जिस विषय का पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जैसे कि इस हिंदी की पाठ योजना में आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं परमानंद माधवम, इसके ऊपर आपको विशिष्ट उद्देश्य बनाने हैं। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग को कहा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरे भाग को कहा जाता है भावात्मक उद्देश्य और तीसरे भाग को कहा जाता है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तात्पर्य यह होता है कि जो भी प्रकरण आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं उसके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उसके ऊपर आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य बनते हैं। भावात्मक उद्देश्य से तात्पर्य यह होता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसके बाद में उनमें कौन सी भावनाएं उत्पन्न हुई है, उस टॉपिक को लेकर उनके भावों में कैसा परिवर्तन हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, इसके आधार पर आपके भावात्मक उद्देश्य बनते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का तात्पर्य होता है कि जो टॉपिक या जो प्रकरण आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी पढ़कर आत्मसात कर कौन सी क्रियाएं उसके ऊपर कर रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि विद्यार्थी सेवा भाव के महत्व को बता सकेंगे, विद्यार्थी सेवा भाव के प्राप्त सुख के बारे में बता सकेंगे और सदाशिवराव गोविंद काले जी के कार्यों के बारे में जानकारी दे सकेंगे। मतलब इस तरीके से आपको क्रियात्मक उद्देश्य बताने हैं। या तो फिर विद्यार्थी कविता गा सकेंगे, गाकर सुना सकेंगे, मतलब जो भी विद्यार्थी क्रियाएँ करते हैं वो क्रियात्मक उद्देश्य में जाता है। उसके बाद में आता है आपका सहायक सामग्री, मतलब लेसन पढ़ाते वक्त, प्रकरण पढ़ाते वक्त आपने कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत मदर टेरेसा का चित्र, लपेट फलक, यह आपकी सहायक सामग्री हो गई, और चौक डस्टर यह आपकी आवश्यक सामग्री हो गई। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका शिक्षण विधि का। हर विषय पढ़ाने की अपनी अपनी एक विधि होती है, तो यहाँ पर हिंदी की शिक्षण विधि में उन्होंने व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग किया है। मतलब ये
ये जो प्रकरण विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया है ये व्याख्यात्मक विधि के द्वारा पढ़ाया है। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का तात्पर्य होता है कि बालकों को या विद्यार्थियों को हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पहले से ही कुछ जानकारी है, ऐसा हम गृहत पकड़ के आगे चलते हैं, उसे ही पूर्व ज्ञान कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, एक होता है छात्र अध्यापिका का व्यवहार और दूसरा होता है विद्यार्थियों का व्यवहार। प्रस्तावना प्रश्न यह बहुत सही बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसके ही द्वारा आप विद्यार्थियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमने जो पॉइंट ऊपर देखा है उस पॉइंट के आधार पर ये प्रश्न बने हैं। जब हम किसी की मदद या अच्छा कार्य करते हैं तो कैसा अनुभव होता है, ये उसकी शुरुआत की है, मतलब ये उनके पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित प्रश्न यहाँ पूछा गया है। फिर दूसरे उन्होंने उसका आंसर दिया है, जो भी उनका आंसर है विद्यार्थियों ने उसका आंसर दिया है। और फिर उसके बाद में कक्षा में एक चित्र बताया गया और चित्र बताने के बाद में फिर लिखा गया कि छात्राध्यापिका के द्वारा कक्षा में मदर टेरेसा का चित्र दिखाया गया और फिर उसके बाद में प्रश्न पूछा गया। उसके आधार पर ही उन्होंने बताया कि ये मदर टेरेसा है। फिर दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है उसके आधार पर उनका तीसरा प्रश्न निर्माण हुआ, तीसरे प्रश्न के उत्तर के आधार पर उनका चौथा प्रश्न निर्माण हुआ। मतलब जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वह प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग वे में लिए जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न का जो भी उत्तर आता है उसके आधार पर दूसरा प्रश्न तैयार होता है, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आता है उसके आधार पर तीसरा प्रश्न तैयार होता है। इस तरीके से जिगजैग वे में आता है। और सबसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वह समस्यात्मक प्रश्न होता है, जो कि विद्यार्थियों को उसका आंसर नहीं आता है, लेकिन हमें ऐसा प्रश्न पूछना होता है कि जिसके उत्तर में हम जो भी हमारा प्रकरण होता है हम उस प्रकरण का नाम ले सके, मतलब प्रकरण का नाम उसका उत्तर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि अच्छा मध्य प्रदेश के ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो स्वयं कुष्ठ रोगी होते हुए भी उन्होंने कुछ कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी। अब ये आंसर विद्यार्थियों को पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न लिखा गया है और उसके नीचे फिर लिखा गया छात्र निरुत्तर। अब जब छात्र निरुत्तर हो जाते हैं तो फिर हमारा उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन मतलब हम उस प्रश्न का आंसर हमारा जो प्रकरण होता है, हमारा जो टॉपिक होता है उसका नाम देते हैं। जैसे कि आज हम श्री भागीरथी कुमार द्वारा लिखित परमानंद माधवम पाठ पढ़ेंगे तथा सदाभाव गोविंद राव काले की सेवाभाव कार्य के बारे में जानेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपके 3 कॉलम बनते हैं, एक होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है छात्राध्यापिका का व्यवहार और तीसरा होता है विद्यार्थियों का व्यवहार। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत सबसे पहले आपका जो भी प्रकरण का नाम है वो लिखना होता है और उसके बाद में आपको आदर्श वाचन पॉइंट लिखना होता है। और छात्राध्यापिका के व्यवहार में आपको ब्रैकेट में लिखना होता है कि छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह और भाव के साथ परमानंद माधवम के पाठ का कुछ अंश का वाचन करेगी। आदर्श वाचन का मतलब ये होता है कि जो शिक्षक होता है उसके द्वारा जो भी टॉपिक होता है वो पढ़ के विद्यार्थियों को सुनाया जाता है, उसे ही आदर्श वाचन कहते हैं। और इधर विद्यार्थियों के कॉलम में लिखा जाएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन का श्रवण कर रहे हैं। अब आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो पैराग्राफ पढ़ाने वाले हैं, वह जैसे कि तैसे आपको छात्राध्यापिका के देखिए छात्राध्यापिका के व्यवहार में जैसे कि तैसे आपको लिख लेना है। और आगे जब आपका बड़ा टॉपिक है, बड़ा पैराग्राफ है, तो आपको 2-3 भागों में लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन श्रवण कर रहे हैं। फिर अगले पेज पे आप पहुँचेंगे, ध्यान रखना है हर पेज के ऊपर आपको कॉलम्स के नाम लिखने ही हैं। फिर अगले कॉलम में आ जाएगा आपका शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। अब आपका आदर्श वाचन यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद में आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन मतलब आपके वाचन के बाद में आप विद्यार्थियों को वही चीज़ वही पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और वहाँ पर आपको लिखना ही है कि छात्राध्यापिका के द्वारा छात्रों को बारी बारी से अनुकरण वाचन का निर्देश दिया गया। और विद्यार्थियों के व्यवहार में लिखना है आपको कि एक विद्यार्थी अनुकरण वाचन कर रहा है तो शेष विद्यार्थी सुन रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण मतलब कठिन शब्दों का अर्थ बताना। अब जो छात्राध्यापक होता है या छात्राध्यापिका होती है वह जो आदर्श वाचन जिस पैराग्राफ का उसने किया है वह समझाती 2-2 लाइन लेकर वो विद्यार्थियों को समझाती है और उसमें जो कुछ भी कठिन शब्द आते चले जाते हैं उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर वह लिखती चली जाती है, उसके अर्थ बताती चली जाती है। यहाँ पर आपको ब्लैक शीट लगानी है, शब्द और अर्थ के सामने ब्लैक शीट लगाकर ये उसके ऊपर लिखना है क्योंकि ये शामपट पर लिखा जाता है। और उसके नीचे आपको लिखना है कि छात्राध्यापिका के द्वारा काठिन्य निवारण शामपट पर किया गया।
और विद्यार्थियों के कॉलम में आएगा विद्यार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक कॉपी में लिखा गया। उसके बाद में आता है आपका मौन वाचन। मौन वाचन मतलब जो पैराग्राफ आपने अनुकरण वाचन के लिए दिया था, आदर्श वाचन किया था और जिसका काठिन्य निवारण किया था, उसका आएगा मौन वाचन। वही पैराग्राफ विद्यार्थियों को मौन या धीरे धीरे अपने अपने से पढ़ने को लिए कहना चाहिए और ये ब्रैकेट में आपको डालना है। और उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, मतलब वही पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है उसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। और उसके बाद में देखिए पूरा के पूरे क्वेश्चन आंसर है, ये देखिए हर पेज के ऊपर कॉलम के नाम दिए हुए हैं, ये देखिए। और फिर जब आपका प्रस्तुतिकरण ख़त्म हो जाता है तो आपको एंडिंग भी करनी होती है, समापन कथन भी करना होता है। मतलब यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार आज हमने परमानंद माधवन पाठ का कुछ अंश पढ़ा और उसको समझा, ऐसा आपको समापन कथन करना होता है। उसके बाद में आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब जो कुछ भी आपने पैराग्राफ पढ़ाया है उसके ऊपर जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ाते समय जो भी आपने बीच बीच में क्वेश्चन पूछे आप उसको भी रिपीट कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप दूसरे प्रश्नों के ऊपर भी जा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या तो मैच द कॉलम, उसके बाद में ट्रू और फॉल्स, ये सारे एक वर्ड वाले जो आंसर्स होते हैं इनके वो कक्षा कार्य में आप इसको पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य मतलब आपको विद्यार्थियों को घर से कुछ करके लाने के लिए देना होता है। और सबसे आखिरी में आता है आपका शामपट सारांश। शामपट सारांश आपको ब्लैक शीट के ऊपर लिखना होता है। इसके अंतर्गत आपको पहले जो हमने लेसन प्लान शुरू होने से पहले जो कुछ भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी थी हमारी, जैसी की तैसी इसके ऊपर लिखनी होती है। और उसके बाद में जो भी आपके शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जितने पॉइंट आए हुए वो सारे के सारे पॉइंट आपको जैसे कि तैसे उतारने होते हैं। और काठिन्य निवारण, शब्द और अर्थ, यह हमने ब्लैक बोर्ड पर किया था, इसीलिए यह भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से आपका ये शामपट सारांश जो होता है, शामपट कार्य जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। और उसके बाद में फिर आपके सिग्नेचर आते हैं। आपके सिग्नेचर मतलब छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस तरीके से आपकी एक हिंदी की पाठ योजना बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।